अस्सलामुअलैकुम। आज हम बजट पेपर को आगे बढ़ाते हुए दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला एस्टिमेट्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा न्यू शेड्यूल ऑफ एक्सपेंडिचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं जो मेरी सेकेंड लास्ट वीडियो थी जिसमें हमने एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा था। वहां मैंने आपसे कहा था कि एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर के दो टाइप्स होते हैं, एक तो एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा एस्टिमेट्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। उस वीडियो में हमने एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिस्कस किया था। तो आज जो है हम एस्टिमेट्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो एस्टिमेट्स होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की वो एक्सक्लूसिवली कवर करते हैं क्या वो वाले एक्सपेंसेस जो कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे इनकर करते हैं, यानी जो हम एसेट बिल्डिंग पे खर्चा करते हैं या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पे या वर्क्स पे जो भी हम खर्चा करते हैं वो सारा किसके अंडर आता है? एस्टिमेट्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सक्लूसिवली किसके लिए होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ठीक, अब जैसे हमने हर एस्टिमेशन में पढ़ा कि कुछ गाइडलाइंस होती है, तो यहाँ भी हम देखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट्स को बनाने के लिए क्या गाइडलाइंस हमारे पास है। पहली गाइडलाइन तो ये है कि जो भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर दिखा रहे हैं उस प्रोजेक्ट के लिए सेंट्रल कमीशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आपके पास जो है क्लियरेंस होनी चाहिए। ठीक, उस प्रोजेक्ट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी होना चाहिए, यानी जिसे हम अकॉर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कहते हैं। उस प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास टेक्निकल सैंक्शन भी होनी चाहिए, यानी टेक्नो फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी होनी चाहिए। कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे पास होते हैं स्ट्रैटेजिकल नेचर के, तो हमें जो है उन प्रोजेक्ट्स की असेसमेंट काफी ज्यादा प्रॉपरली करनी चाहिए, यानी प्रॉपर एस्टिमेशन होनी चाहिए इन स्ट्रैटेजिकल नेचर प्रोजेक्ट्स की, तभी जाके उनको जो है आप किसके अंडर डालेंगे? एस्टिमेट्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर, यानी कि उनको प्रॉपरली आप एसेस करेंगे जो भी स्ट्रैटेजिकल नेचर के हमारे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक, स्ट्रैटेजिकल नेचर दैट मीन जिसमें बहुत सारी हमारी स्ट्रैटेजीज आती है, जिसमें हमारे बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट कर लेते हैं, तो उनको हम कहेंगे स्ट्रैटेजिकल नेचर के प्रोजेक्ट्स। ठीक, नेक्स्ट, अगर सस्पेंस अकाउंट के अंडर आपने कुछ फंड रखा है, तो पहले मैं यहाँ आपको बताती हूँ सस्पेंस अकाउंट होता क्या है। सस्पेंस अकाउंट एक हेड है जो एक ट्रांजिटरी हेड है एक्चुअली, जिसमें हम फंड्स को रखते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जितना जितना काम हमारा, जितना जितना प्रोजेक्ट हमारा जो है प्रोग्रेस दिखाए, उसी हिसाब से हम उन फंड्स को जो है रिलीज करेंगे इन फेवर ऑफ द कंसर्न। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, अगर हमारे सस्पेंस हेड के अंडर कुछ फंड्स है हमें उनको साथ साथ ही क्लियर करना चाहिए, सो दैट जब हम एडिशनल फंड्स मांगे तो हमें पता रहे कि हमारे पास जो है कितने सारे फंड्स ऑलरेडी है और कितने सारे फंड्स का एक्सपेंडिचर हमें जो है अभी और होना है। ठीक है, अगर हमने किसी प्रोजेक्ट के लिए अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या मार्केट एंटरप्राइजेस से कुछ लोन्स उठाए हैं, तो उनकी रिपेमेंट का जो एक्सपेंस होगा, उनकी रिपेमेंट जो होगी वो भी हमें साथ साथ ही कंटिन्यूसली स्ट्रिक्टली एडहेयर होके दिखानी चाहिए, सो दैट अगर हमने उसे नहीं दिखाया, अगर हमने उसे रिपेमेंट को, यानी कि हमने अगर रिपेमेंट ऑफ लोन्स को अपने एस्टिमेशन में नहीं दिखाया, रिपेमेंट ऑफ लोन्स फॉर व्हाट? फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो उनको अगर हमने नहीं दिखाया, उनको अगर हमने अवॉइड किया तो उन पे इंटरेस्ट चढ़ेगा, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो अवॉइड एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हमें जो है जरूरी है कि रिपेमेंट शेड्यूल जो लोन्स का हमारा बने उसको हम स्ट्रिक्टली एडहेयर करें। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है
कि जो भी हमारा इनफ्लो एंड आउटफ्लो होगा रिसीट्स और पेमेंट का, उसको भी हमें प्रॉपरली जो है देखना है, प्रॉपरली असेसमेंट करनी है, और उसके बाद ही उस पेमेंट को, पहले आप देखेंगे हमारा इनफ्लो क्या है रिसीट्स का और आपको आउटफ्लो क्या करना है पेमेंट का, तो उस असेसमेंट के बाद ही जो है आप एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसमें वो फिगर डाल देंगे जिस भी प्रोजेक्ट का आप बना रहे हो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यू शेड्यूल ऑफ एक्सपेंडिचर। इसे हम सप्लीमेंट्री शेड्यूल ऑफ एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। और ये कब भेजा जाता है? जब हम बजट एस्टिमेट्स या रिवाइज्ड एस्टिमेट्स या बजट प्रपोजल्स एंसुइंग ईयर के लिए जब भेजते हैं, उस टाइम पे हम जो है, अगर हमें न्यू शेड्यूल ऑफ एक्सपेंडिचर बनाने की जरूरत पड़ी है तो हम इसको भेज देते हैं। ये हम फॉर्म B5 पे जो है प्रोजेक्ट करते हैं। अब आप कहेंगे न्यू शेड्यूल ऑफ एक्सपेंडिचर होता क्या है? अगर हमने देखा कि साल के बीचों बीच या आने वाले साल में हमें क्या है, एक नई पॉलिसी जो है वो इख्तियार करनी है, हमें जी क्रिएशन हो गई पोस्ट्स की, हमारे पास कुछ नई फैसिलिटी जो है वो आ गई, या एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में, एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर में वहां पे हमें कुछ चेंजेस आ गई, तो उन चेंजेस की वजह से हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, तो उस टाइम पे हम क्या बनाते हैं? हम न्यू शेड्यूल ऑफ एक्सपेंडिचर बनाते हैं। ठीक है। कभी कभार क्या हो जाता है, सर्विसेज में एनहेंसमेंट हो जाती है। सर्विसेज में एनहेंसमेंट मतलब कि आपका क्या हो जाता है, पोस्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक, कन्वर्जन हो जाते हैं टेम्परेरी टू परमानेंट, तो उस टाइम पे भी हमें न्यू शेड्यूल ऑफ एक्सपेंडिचर बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमें न्यू शेड्यूल ऑफ एक्सपेंडिचर को बनाने की जरूरत पड़ती है और किस किस चीज के लिए ये न्यू शेड्यूल ऑफ एक्सपेंडिचर बनता है। अगर स्टाफ में कोई सफिशिएंट इंक्रीज हो गया हो उस टाइम पे रिवीजन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, जब पे रिवीजन हो जाता है तो रेकरिंग इफेक्ट हमारा हो जाता है एक्सपेंसेस में, क्योंकि वो हर मंथ जो है बढ़ जाती है सैलरी, तो उस टाइम पे हम बना देते हैं। अगर डेली वेजर्स को रेगुलर एस्टैब्लिशमेंट पे डाल दिया, यानी उनको जो है कंफर्म कर लिया, उस टाइम पे भी जरूरत होती है ना, क्योंकि ये तो हमने अपनी एस्टिमेशन में रखी नहीं होती है, ये तो ऐसी चीजें हैं कि जो कभी भी हो सकती है, और उस टाइम पे इन एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए हम कौन सा एस्टिमेशन बनाए? हम तब बनाते हैं न्यू शेड्यूल ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है। अगर कभी कोई पोस्ट वगैरह जो है वो एबॉलिश हुआ हो, या कोई पोस्ट 5-10 वो एबॉलिश हुए हो और उनको वापस आप जो है रिवाइवल कर रहे हैं, उनको वापस जो है आप जो जिंदा कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आप जो है न्यू शेड्यूल ऑफ एक्सपेंडिचर ही बनाएंगे। ठीक। अगर कोई हेवी मशीनरी या टूल्स वगैरह परचेज करने हैं और उसमें आपको जो है आपने अपने जो एस्टिमेट्स दिखाए थे उनमें उन चीज का एनक्लोजर नहीं हुआ था, तो उसके लिए बना सकते हैं। ठीक है। अगर ग्रांट इन एड टू सोसाइटीज, मैंने आपसे लास्ट भी कहा था कि कभी कभार क्या होता है, कुछ हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो सब्सिडीज देते हैं, जो ग्रांट इन एड देते हैं, ठीक है, किनको? प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, कॉरपोरेशंस को वगैरह। ठीक। तो उस टाइम पे भी हमें जो है, अगर सफिशिएंट इंक्रीज गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दी कि हाँ जी इनको जी सपोज फॉर एग्जाम्पल लाख के बदले 5-5 लाख दे दो, तो उस टाइम पे क्या करेंगे? न्यू शेड्यूल ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक। क्रिएशन हो गई पोस्ट्स की, तो एक पोस्ट तो होगा नहीं, 5, 10, 15, 20 पोस्ट हो गए, तो उस टाइम पे भी जो है न्यू शेड्यूल ऑफ एक्सपेंडिचर उन पोस्ट्स के लिए, उन पोस्ट्स के एक्सपेंसेस के लिए आप जो है बनाएंगे। अगर टेम्परेरी पोस्ट्स को परमानेंट वन में कन्वर्ट कर दिया, जो हमारे होते हैं ना कभी कभार टेम्परेरी नीड बेस्ड पोस्ट जो हम बनाते हैं या सुपरन्यूमरी क्रिएट कर लेते हैं, तो उस टाइम पे अगर गवर्नमेंट को लगा कि नहीं जी इन पोस्ट्स को हमें जो है परमानेंटली रखना है, या कहीं पे हमारे होते हैं को कॉन्ट्रैक्ट सॉर्ट ऑफ पोस्ट, जो ऐसे पोस्ट्स होते हैं जिन पे हम किसी फ्यू मतलब मंथ्स के लिए या कॉन्ट्रैक्ट बना के उन पे जो है हम एम्प्लॉयमेंट कर लेते हैं, तो उन वाले पोस्ट्स को अगर गवर्नमेंट को लगे कि इस डिपार्टमेंट में इन पोस्ट्स की कंटिन्यूसली नीड है, तो वो क्या करते हैं, वो उन पोस्ट्स को फिर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं परमानेंट पोस्ट्स में। ठीक है।
जैसे एजुकेशन में हम देखेंगे एकेडमिक अरेंजमेंट पे वो कर लेते हैं, या बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में जो है चाहे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को रख लेते हैं 1 साल 2 साल के लिए, चाहे हमारे बीएसएनएल में हम देखते हैं या बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में हम देखते हैं। तो फिर अगर गवर्नमेंट को लगती है नहीं जी इनकी नीड है, तो वो उन टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं परमानेंट वंस में। उस टाइम पे भी आप न्यू शेड्यूल ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो बना सकते हो। ठीक है। अगर रिफंड करना पड़े, गवर्नमेंट ने पॉलिसी कर ली, हाँ जी आपने इतना जो है वो किया था, गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से आपको जी इतना वापस मिलने वाला है, ठीक है, आपको जी रिफंड्स मिलने वाले हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन को या कहीं पे भी टैक्सेस में, ठीक, फाइन्स में, ड्यूटीज में, व्हाटएवर, आपको कहीं पे गवर्नमेंट की तरफ से रिफंड्स वापस मिलेंगे। ये जो पॉलिसी एक बन गई कि जो भी आपने फला फला चीज डिपॉजिट की थी उसमें जो आपके रिफंड्स आने हैं, ठीक है, इंटरेस्ट में, टैक्स में, एज ए ऑलरेडी सेड, तो उस टाइम भी जो है उस रिफंड के लिए आप पैसे कहां से लाओगे? तो आप क्या करेंगे, न्यू शेड्यूल ऑफ एक्सपेंडिचर में इस चीज को आप दिखाओगे। ठीक। जो ये न्यू स्टेटमेंट या न्यू शेड्यूल ऑफ एक्सपेंडिचर जो है, अब इसमें होना क्या क्या चाहिए? पहले तो हमने देखा वो होता क्या है, किस चीज के लिए बनाते हैं, फिर एग्जाम्पल्स हमने देखी, तो अब हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1, पूरी की पूरी डिटेल्स प्लस एक्सप्लेनेशन कि हमें ये कॉस्ट जो है, ये जो एक्सपेंस है, ये किस लिए है, उस आइटम का, उस वर्क का, उस एक्सपेंडिचर का पूरा का पूरा जो है आपके पास एक स्टेटमेंट वो देना है, बना के एक्सप्लेन करना है, क्यों है, क्या है, कैसे है, ठीक है, सारी की सारी डिटेल्स देनी है। नंबर 2, अगर आपके पास ये रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग है, रेकरिंग जो कि कंटिन्यूसली हमें करना पड़े, नॉन रेकरिंग जो एक बार हो, साल में एक बार, 2 सालों में एक बार, ठीक है, या एक ही बार लाइफ टाइम में, वो होते हैं नॉन रेकरिंग, जो कि रिपीटिंग ना हो। तो अगर रेकरिंग या नॉन रेकरिंग है तो उनको उसी हिसाब से आप जो है वो दिखाएंगे, उनकी डिटेल्स को उसी हिसाब से आप एंटर करेंगे कि ये जी रेकरिंग है या ये जी नॉन रेकरिंग है। ठीक। सो दैट फिर आगे जो आप बजट वगैरह, बजट एस्टिमेशंस प्रिपेयर करेंगे उसमें आपको हेल्प मिलेगी उसमें, और उसमें जो है आसानी से इनको आप प्लॉट कर सकते हो। ठीक। आप ये भी डिटेल्स उसमें लिखेंगे अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है या स्कीम के अंडर आप कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ठीक, तो आप नो डाउट वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर आता है, लेकिन तब जब आपके पास वो ऑलरेडी हो, लेकिन अब जब बीचों बीच हो गया, खड़ा हो गया, हाँ जी ये करना है, तो उस टाइम पे आप उस एक्सपेंस के लिए एक न्यू शेड्यूल ऑफ एक्सपेंडिचर बना देते हो। तो उस न्यू शेड्यूल ऑफ एक्सपेंडिचर में आप स्टार्ट का डेट, यानी स्टार्ट कब हो रहा है ये प्रोजेक्ट, एंड कब हो रहा है ये प्रोजेक्ट, वो सारी डिटेल्स आप उसमें देंगे। ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है या एसेट्स वगैरह है, तो आप क्या करोगे, आप जो इस न्यू शेड्यूल ऑफ एक्सपेंडिचर में दिखा रहे हो बजट की नीड, वो आप लिमिटेड रखोगे। लिमिटेड रखोगे मतलब आप उतना ही दिखाओगे जितना आपको जो है उस सीजन में या उस ईयर में होना है। ठीक है। लेकिन साइड बाय साइड जो है आप क्या करेंगे काम, जब आप प्लॉट कर रहे हो इस न्यू शेड्यूल के अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के लिए कोई एक्सपेंस, कोई एक्सपेंडिचर, तो आप उस टाइम पे कंस्ट्रक्शनल पर्पसेस के टाइम पे ये भी ख्याल में रखेंगे कि हमारी सीजनल कंडीशंस क्या होंगी, लेबर्स वगैरह कैसे लगेंगे, हमारा मटेरियल किस हिसाब से होना चाहिए। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी आपको मेंशन करना है, और उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही आपको जो है ये इस प्रोजेक्ट के लिए न्यू शेड्यूल ऑफ एक्सपेंडिचर प्लॉट करना है। और साइड बाय साइड आप उस ईयर के बजट को भी जो है, मतलब उस बजट को भी आप लिमिटेड रखोगे उसी ईयर के लिए, ना कि एनसुइंग ईयर्स के लिए, क्योंकि एनसुइंग ईयर्स के लिए तो आपकी अलग से एस्टिमेशन बनेगी फिर। तो इन चीजों का आप जो है ख्याल रखेंगे वाइल मेकिंग न्यू स्टेटमेंट या न्यू शेड्यूल ऑफ एक्सपेंडिचर। विद दिस हमारा आज का लेक्चर खत्म हो रहा है। दोनों टॉपिक्स कवर हो गए, छोटे छोटे टॉपिक थे लेकिन इंपॉर्टेंट थे, आ सकते हैं अच्छे खासे तरीके से पॉइंट, यानी कि जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन का ए पार्ट बी पार्ट बन के ये दोनों आ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप हमारे फेसबुक पेज पे डायरेक्टली इनबॉक्स मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी इस वीडियो के लिख सकते हैं। वीडियो एंड अप करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबाइए,
वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही इसे शेयर भी कीजिए सो दैट हमारी सारी मिनिस्ट्रियल फैटर्निटी तक जो है ये कंटेंट पहुंच जाए और वो किसी हद तक कामयाब हो जाए एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में। और अपनी डे टू डे वर्क में भी उनको ये वीडियोस काफ़ी हेल्प करेंगी। सो उसके लिए भी आपसे मैं कहती हूँ इनको शेयर कीजिए सो दैट वो अपनी डे टू डे रूटीन वर्क को अच्छे से कर पाए। थैंक यू सो मच।